नमस्कार, हम टीवी भारत में स्वागत है। संत कबीर नगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 201 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं की कुल लागत 684 करोड़ से अधिक बताई गई है और कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने जिले के विकास कार्यों को गति देने और जनता को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के हर क्षेत्र में विकास को प्राथमिकता दे रही है और योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न विकास परियोजनाओं को क्षेत्र की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण बताया और कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और अधिकारी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। ये विकास करेगी, बेहतर कनेक्टिविटी देगी और हम लोगों ने तय किया है लैंड बैंक जैसे ही यहां का तैयार होगा तो हम लोग संत कबीर नगर में भी एक विकास प्राधिकरण के गठन की कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। विकास प्राधिकरण का कार्यक्रम, ढेर सारे कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। हम वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की तरफ भी बढ़ रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि आज की आवश्यकता है। आज सड़कें अच्छी हैं। पहले क्या था? 17 के पहले बाढ़ से, बीमारी से, दंगों और कर्फ्यू से, आस्था पर हो रहे प्रहार से, गुंडागर्दी से, गरीबों की जमीनों पर हो रहे कब्जे के कारण आम जन त्रस्त रहता था। गरीब को राशन नहीं मिलता था, शासन की सुविधा का लाभ नहीं मिलता था। आज तो बिना भेदभाव के सब योजनाओं का लाभ मिल रहा है। जिन 95,000 गरीबों को मकान की सुविधा मिली है, आवास की सुविधा का लाभ मिला है, बहनों और भाइयों, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि बिना किसी सिफारिश के मकान मिल पाएगा। जिन 3.5 लाख परिवारों के घर में शौचालय बना है, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन ये डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व है, युवा के लिए नौकरी है, रोजगार भी है। आज जो एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी प्रोपोगंडा कर रही है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने क्या किया था? बीमारी से मौतें होती थी, गरीब का बच्चा मरता था, ये मौन रहते थे, मौन रहते थे। इनके कानों में जूं नहीं रेंगता था, कभी उस गरीब के साथ खड़े नहीं होते थे। आज तो गोरखपुर में ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज भी स्वस्थ है, सुपर स्पेशलिटी की सुविधा भी है, एम्स बन गया है और एम्स बनने के साथ साथ जहां पहले केवल गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज था, आज गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज है ही, एम्स बन गया। कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज, देवरिया में मेडिकल कॉलेज, महाराजगंज में मेडिकल कॉलेज, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज, बस्ती में मेडिकल कॉलेज, बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज, बहराइच में मेडिकल कॉलेज, गोंडा में मेडिकल कॉलेज, सुल्तानपुर में मेडिकल कॉलेज, प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज, रायबरेली में मेडिकल कॉलेज। बहनों और भाइयों, अमेठी में मेडिकल कॉलेज, अंबेडकर नगर में मेडिकल कॉलेज, अयोध्या में मेडिकल कॉलेज, जौनपुर में मेडिकल कॉलेज, गाजीपुर में, चंदौली में, सोनभद्र में, मिर्जापुर में। यानी मेडिकल कॉलेजेस की एक लंबी श्रृंखला खड़ी हो गई है, लंबी श्रृंखला खड़ी हो गई है। सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, नियति साफ होनी चाहिए और नीति बन जाती है तो निर्माण भी हो जाता। दिल्ली में लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद ने विपक्ष के प्रदर्शन और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर लेकर सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने झारखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश के छात्रों की समस्याओं को भी संसद में उठाने की जरूरत बताई और चंद्रशेखर आजाद ने लखनऊ की बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी और उत्तर प्रदेश के 4 मेडिकल कॉलेजों के छात्रों से जुड़ी समस्याओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने छात्रों को मिलने वाले भोजन गुणवत्ता और
एससी और एसटी छात्रों के सामने सीटों में कमी के कारण पैदा हुई आर्थिक परेशानियां और को चिंता जताई और उन्होंने कहा कि छात्रों की समस्याओं पर चर्चा के लिए संसद का सुचारू रूप से चलना जरूरी है और साथ ही उन्होंने छात्र आंदोलनों के प्रति सरकार के रवैया पर सवाल उठाते हुए संवेदनशीलता के साथ समाधान निकालने की मांग की और चंद्रशेखर आजाद ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ते इस्तेमाल से निजी कंपनियों में रोजगार प्रभावित होने की आशंका को भी जताए और उन्होंने युवाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा और न्यूनतम आर्थिक सहायता जैसी व्यवस्था की जरूरत बताई। बिल्कुल उठाना चाहिए झारखंड के बच्चों के भी मुद्दे को, बीबीयू लखनऊ के बच्चों के मुद्दों को, जहां जहां चाहे वो इलाहाबाद हो, बीबीयू लखनऊ हो या जो 4 मेडिकल कॉलेज हैं यूपी के, उन सारे मुद्दों को उठाना चाहिए और उनको न्याय मिले। बीबीयू में बच्चों पे जो है उनके साथ एफआईआर की गई है। इधर झारखंड में भी कल बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है और झारखंड सरकार को बच्चों की पीड़ा को सुनना चाहिए और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मैंने पिछली बार भी ये कहा था, लेकिन अब सरकारें संवेदनहीन हो गई हैं। उसका खामियाजा लोकतंत्र में उन्हीं आवाजों को भुगतना पड़ेगा जिन आवाजों ने टैक्स देके जनता को, सरकारों को बनाया। लेकिन ये बताइए, नीट के लिए तो आपने यहाँ पर प्रदर्शन किया, अकेले ही बैठे हुए थे, क्या झारखंड वाले बच्चों के लिए आपने अकेले प्रदर्शन नहीं किया? नहीं, तो मैं यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या उनकी आवाजों को नहीं सुना जा रहा है, क्या वहाँ की सरकार क्यों नहीं सुन रही है। मैंने बात कही थी और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, अगर हिंसा कहीं होगी उनकी आवाज उठाने के लिए, पार्लियामेंट चलता तो आज हम उनके लिए आवाज उठाते। मैं तो बहुत जोर शोर से लगा था कि झारखंड के बच्चों की आवाज उठाई जाए, लेकिन हाउस ही नहीं चला। वहाँ पर जाके बकायदा बैठे हुए थे अकेले धरना बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू के नीचे, क्योंकि मैं तो मौजूद था ना, मैंने अपनी आंखों से देखा। झारखंड वाले बच्चों के लिए क्यों? तो झारखंड वाले बच्चों के लिए अगर आज बात करेंगे वहाँ की गवर्नमेंट से, अगर गवर्नमेंट नहीं सुनेगी तो उनके लिए भी आंदोलन करेंगे, जाना पड़ा तो जाएंगे भी। सवाल ये भी है कि हाउस नहीं चल पा रहे, जब सत्ता पक्ष ये कह रही है कि एचएम जवाब देंगे और रेडी है, राहुल गांधी की तरफ से अभी रिप्लाई नहीं है, 3 मांगे हो गई हैं। सवाल ये है कि क्या 3 दिन भी वेस्ट जाएगा? क्या हाउस इन्हीं का और इन्हीं का है? बाकी लोग भी तो हैं। उन्होंने भी बड़ा लंबा समय लगा दिया, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। पहले ही अगर आप जवाब दे रहे होते तो उनको और मौके नहीं मिलते। लेकिन उनको भी मैं कहना चाहता हूँ, विपक्ष के साथियों से भी, कि हाउस चलना चाहिए। बहुत सारे ऐसे इशू हैं, जैसे मैंने बीबीएयू का जिक्र किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती बच्चे नहीं मना पा रहे हैं और जो वहाँ का खाना बहुत खराब है। वो लोग मेरे पास आए थे और ऐसे जो एससीपी के पैसे 4 मेडिकल कॉलेज बने थे, वो बच्चे भी बहुत परेशान हैं। उनकी भी सरकार सुन नहीं रही। उनकी 200 सीटों का नुकसान एससी एसटी के बच्चों को हो रहा है, उनकी भी पीड़ा है। लेकिन हाउस चलेगा तभी तो उठाएंगे। हाउस चल ही नहीं रहा। मेरी विपक्ष सरकार दोनों से आग्रह कि हाउस चलने दें। एआई का एक मुद्दा है जो अहम मुद्दा आप कह रहे हैं उठाएंगे, क्या कुछ है बताइए? देखिए, तकलीफदेह ये है कि जब से एआई का विस्तार हो रहा है तो बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां अपने यहाँ से एम्प्लॉय को निकाल रही है, लगातार निकाल रही है। ऐसे में पढ़े लिखे वो बच्चे जो प्राइवेट सेक्टर से अपने घर को चला रहे थे और अचानक से जॉब चले जाने के बाद मेरे काफी सारी ऐसी घटनाएं संज्ञान में है कि बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं या डिप्रेशन के शिकार हो गए। मैं सरकार से डिमांड करता हूं कि ऐसे जो भी बच्चे हैं, जो भी युवा हैं, चाहे वो बेटा बेटी हो, एआई के कारण जिनकी जॉब चली गई है और उनको उनकी कंपनी ने निकाल दिया है, आपने यहाँ कानून बना के कोशिश करनी चाहिए कि उनको सोशल सिक्योरिटी मिले और कम से कम अपना घर परिवार। सोचिए, आज मैं 1 लाख रुपए की नौकरी कर रहा था, कल मेरी नौकरी चली गई है, तो मेरे जो खर्चे हैं, मैंने जो ईएमआई मुझे देने हैं, मैंने जो लोन लिए हैं, वो कहां से मैं दूंगा? अचानक से इस तरह की जो है पीड़ा, इसलिए तो सरकारी नौकरी को सुरक्षित नौकरी माना जाता था। तो आज मैं बहुत बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल एरिया में देख रहा हूं, बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास है कि जहां अचानक से जॉब चली जा रही है क्योंकि कंपनियां अपने एम्प्लॉय को निकाल रही है, खर्च बढ़ रहा है और एआई एक एआई से 10-10 लोगों का काम हो रहा है, तो वो युवा सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेशन जा रही है। बहुत चिंताजनक है। सरकार कानून बनाए, पॉलिसी लेके आए कि इनको सोशल सिक्योरिटी मिनिमम इतने पैसे मिले कि अपने परिवार को चला सके और डिप्रेशन का शिकार ना हो। ये देश के युवाओं की बहुत पीड़ा है और मैं इसको हाउस में उठाना चाहता, लेकिन हाउस नहीं चला। लखनऊ में बीजेपी नेता नीरज सिंह ने अखिलेश यादव की संसद में शिक्षा, परीक्षाओं और राम मंदिर से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री के बयान के बाद कई सवालों की स्थिति स्पष्ट होगी और सच्चाई सामने आएगी। और नीरज सिंह ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वे संसद की कार्यवाही से दूर होकर छात्रों के समर्थन के नाम पर प्रयागराज गए और उन्होंने इसे राजनीतिक कदम बताते हुए कहा है कि अगर विपक्ष वास्तव में छात्रों के
मुद्दों को लेकर गंभीर है तो उससे संसद में चर्चा के शामिल होना चाहिए। और उन्होंने झारखंड में चल रहे छात्र आंदोलन का भी जिक्र किया और राहुल गांधी की भूमिका पर सवाल उठाए। और नीरज सिंह ने कहा है कि छात्रों के मुद्दों को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और बीजेपी नेता ने राजनीतिक मतभेदों के बावजूद सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया और कहा है कि लोकतंत्र के संवाद और सकारात्मक राजनीति को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। देखिए, माननीय गृह मंत्री जी आएंगे और एक एक सवालों का जवाब देंगे और उन्होंने कहा है कि जो भी घटनाक्रम हुआ है उससे दूध का दूध पानी का पानी होगा। और जो राहुल गांधी जी, अब उनमें यह कलेजा है कि नहीं वो माननीय गृह मंत्री जी को सुन सके, वह सदन से न भागे। केवल और केवल राजनीतिक चयन के आधार पर वो प्रयागराज जाते हैं और कहते हैं कि छात्रों की गूंज सुन रहे हैं। 16वां 17वां दिन जो है आज छात्रों का झारखंड में है, वहां पर वो नहीं पहुंच रहे हैं। तो मुझे लगता है कि केवल और केवल उनका राजनीतिक मुद्दा साधने का उनका ये प्रयास है। छात्रों के न्याय से न छात्रों के विषय से उनका कोई सरोकार नहीं। देखिए, अच्छी बात है, वह अगर उनसे कुछ रिश्ता बता रहे हैं तो राजनीति में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहना चाहिए। मतभेद हो सकता है पर मनभेद नहीं होना चाहिए। मैं तो स्वागत। हरिद्वार में कंवर मेला सकुशल संपन्न होने के अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के श्री महेंद्र रविंद्रपुरी जी ने महाराज शासन प्रशासन को बधाई दी और उन्होंने हरिद्वार के एसएसपी और जिलाधिकारी की सराहना करते हुए कहा है कि कंवारी मेले को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में प्रशासन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आगामी 2027 में महाकुंभ में भी शासन और प्रशासन इसी तरह अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। और श्री महेंद्र रविंद्रपुरी जी ने महाराज ने कंवार मेले के दौरान व्यवस्थाओं और सुरक्षा को लेकर प्रशासन के प्रयासों की प्रशंसा की और आगामी महाकुंभ के लिए बेहतर समन्वय की उम्मीद जताई। मंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद, साधुवाद। और हमारे जिला हरिद्वार के डीएम साहब, एसएसपी साहब को हमने देखा है दिन रात करके आपने कावड़ मेला संपन्न किया। और हमने देखा डीएम साहब और एसएसपी साहब हर गली में, हर मोड़ पे, हर चौराहे पे खुद ही खड़े रहे। और इस बार की कावड़ 4.5 करोड़ से कम की संख्या में नहीं है। और हमने देखा है हरिद्वार में इतनी भीड़ हुई और कहीं भी किसी भी जगह पे कोई वाद विवाद की स्थिति नहीं हुई। इसके लिए मैं अपने शासन प्रशासन, पूरा हमारा जो ये मेला रहा, कावड़ मेला रहा, इसकी पूरी टीम को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद देना चाहूँगा। और यही मैं कहना चाहूँगा कि अभी आने वाला कुंभ है और कुंभ भी हमारा ऐसे ही हो जाए। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। कोलकाता में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि शिक्षा के बढ़ते निजीकरण और परीक्षाओं की जिम्मेदारी निजी एजेंसियों को सौंपे जाने का विरोध किया जा रहा है। नेहा बोरा ने जंतर मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए कहा है कि विभिन्न वामपंथी छात्र संगठन एकजुट होकर छात्रों के मुद्दों पर उठा रहे हैं और उन्होंने परीक्षा व्यवस्था के केंद्रीकरण और निजी एजेंसियों की भूमिका पर सवाल उठाए। और रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जारी छात्र आंदोलन का भी जिक्र उन्होंने उल्लेख किया और उन्होंने छात्र की मांग पर जवाबदेही तय करने और शिक्षा क्षेत्र में निजी एजेंसियों की भूमिका कम करने की मांग की। और नेहा बोरा ने छात्रों और युवाओं के एकजुट होकर शिक्षा से जुड़े मुद्दों को उठाने की अपील की और साथ ही राजनीतिक दलों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों का समर्थन करने और उनकी मांगों के समाधान के लिए पहल करने का आह्वान किया। We understand the education system, the way we understand the intentions of the regime to dismantle the public education system and erect in its place a private education system. We are united in our contributions of that. I think everybody saw that the movement in Jantar Mantar also saw the coordination of left student organizations. In fact,
the movement at Jantar Mantar was fortified, strengthened, articulated by the united strength of the student movements of the left. Not as of now, but yeah, we are discussing, always discussing in all the states all the time, how to strengthen it together. या फिर नीट से ही एग्जाम लेना है तो पूरा यूनिफॉर्म एजुकेशन पूरे देश की एक ही नीट है, तो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे कोई भी एक बोर्ड हो, जिसमें हर बच्चों को एक ही तरह की एजुकेशन शिक्षा हो। जैसा मैंने बोला सर कि ये जो सेंट्रलाइजेशन का प्रोजेक्ट है सारे एग्जामिनेशंस का, ये और कुछ नहीं करते बल्कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के कल्चर को इनकरेज करते हैं, जिसकी वजह से वो लोग जिनका एकमात्र साधन शिक्षा लेने का पब्लिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, पब्लिक हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, या स्कूल पब्लिक स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, वो लोग इससे बाहर हो जाते हैं। तो इस सेंट्रलाइजेशन के खिलाफ एक लंबा मूवमेंट चल रहा था। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये बात डिमांड की थी कि आप हमें अपना स्टेट एग्जाम्स करवाने दीजिए स्टेट के लेवल पे। ये बार बार रिइटरेट कर रहे थे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस और स्टूडेंट मूवमेंट कि एग्जाम्स आप डिसेंट्रलाइज रूप से करवाने दीजिए, एम्स को करवाने दीजिए, स्टेट गवर्नमेंट्स को करवाने दीजिए, ताकि ये जो डिस्पैरिटी की आप बात कर रहे हैं कि ये जो नीट का एग्ज़ाम होता है वो सीबीएसई के सिलेबस पे कहीं ना कहीं बेस्ड होता है, तो वो उन स्टूडेंट्स को तवज्जो देता है। और वो सब स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी स्कूल एजुकेशन में मार्जिनलाइज है, क्योंकि वो किसी सीबीएसई या आईसीएसई से नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो एक स्टेट बोर्ड के स्कूल से पढ़ पा रहे हैं, वो स्टूडेंट्स फर्दर और मार्जिनलाइज हो जाते हैं, क्योंकि वो एग्ज़ाम एक स्टैंडर्ड सीबीएसई सिलेबस पे बना है। तो ये एक मार्जिनलाइजेशन के ऊपर एक और मार्जिनलाइजेशन थोपने की बात है। इनफैक्ट देयर इज़ अ स्टूडेंट अनीता, तमिलनाडु में वो पढ़ते थे, तमिलनाडु की वो स्टूडेंट थे, उनका भाई शामिल हुआ था 20 तारीख को जो प्रोटेस्ट हुआ था जंतर मंतर पे, उसमें मुझे भी बहुत बाद में पता चला। She was martyred in the struggle against the decentralization of such exams. So as a student organization, ISA stands firmly and resolutely against the centralization of all exams in toto, but also and specifically in the hands of private agencies. भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संसद में जारी गतिरोध को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कई दिनों से सदन की कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है, जिससे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा प्रभावित हो रही है। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी की जिम्मेदारी है कि वे सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को अपनी बात रखने का अवसर दे। और उन्होंने संसदीय मर्यादा और लोकतांत्रिक परंपराओं को बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया। और मोहन यादव ने गृह मंत्री बयान की आवश्यकता का भी जिक्र किया और कहा है कि संसद में गंभीर मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, न कि लगातार हंगामा। उन्होंने राहुल गांधी से अपने आचरण पर विचार करने और सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील की। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि संसद की कार्यवाही और लोकतांत्रिक संस्थाओं की प्रतिष्ठा देश की छवि से जुड़ी है और भारत जैसे युवा देश में संसद में सकारात्मक और जिम्मेदार संवाद का होना बेहद जरूरी है। के पावन मंदिर बीते 15 दिन से संसद की लगातार कार्यवाही बाधित कर रहे हैं और नित नए झूठे हथकंडे लगा करके देश को, सांसदों को और समाज को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। मैं बड़ी जवाबदारी के साथ कहना चाहूँगा कि अब गृह मंत्री जी जवाब दे इस कारण से संसद को भंग करते हुए, संसद में कार्रवाई बाधित करते हुए एक विषय पे जब बात करने निकलते हैं, नीट की बात करेंगे, नीट की बात करने गए तो उन्होंने कहा अब ये गोली चलाने की बात हो जाएगी। गोली चली ही नहीं तो गोली चलाने की बात कैसे होगी। छात्रों की बात करते हैं लेकिन झारखंड के मसले पे तुरंत भाग करके यूपी पहुंच जाते हैं। तो ऐसे नहीं चलता है। मैं मान के चलता हूं कि राहुल गांधी जी को माफ़ी मांगना चाहिए और अगर नेता प्रतिपक्ष है तो वो अपनी जवाबदारी से सदन में बात करे
और पक्ष विपक्ष की दोनों तरफ की बात आने दें। मैं उनके सदैव ऐसे निंदनीय व्यवहार की दुनिया भर में भारत की भी प्रतिष्ठा गिरती है। मैं मान के चलता हूँ कि राहुल गांधी जी को माफ़ी मांगना चाहिए और हम सब मिलकर के आज के इस दौर में दुनिया के अंदर सबसे बड़ा देश युवाओं का भारत है। ऐसे में भावी पीढ़ी के लिए भी ये अच्छा होगा कि हम अपने आचरण से, व्यवहार से पक्ष विपक्ष की मर्यादा को बना के चलें और ख़ास करके हर दिन नया झूठ बोलने से, चालाकियाँ करने से जनता सब जानती है। जनता जनार्दन है और उनकी इस पूरे घटनाक्रम में न तो केवल उनकी इज्जत गिर रही है बल्कि और भी उनके कांग्रेस सहित अपोजिशन के लोगों को भी परेशानी झेलना पड़ती है, इंसल्ट होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो अपने आचरण से इन सारी बातों को सुधारेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। तरह देखते रहे होम टीवी भारत।